नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन की गृह मंत्री सुलह ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। भारत के न्यूज़पेपर, भारत के वेब पोर्टल भरे पड़े हैं सुलह ब्रेवरमैन के इस्तीफे की काबिलियत को लेकर। बड़ी उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। उन प्रशंसाओं को लेकर भरे पड़े हैं। क्या प्रशंसा? भगवान बुद्ध की याद दिलवाई। अब भारत में भगवान बुद्ध की याद दिलवाने के लिए सुलह ब्रेवरमैन, जो कि एक ईसाई हैं, सुलह ब्रेवरमैन के इस्तीफे को भगवान बुद्ध की याद दिलवाने के लिए भारत में बताया जा रहा है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि कितनी नैतिकता सुलह ब्रेवरमैन में है। क्या भारत के पॉलिटिशियंस इतनी नैतिकता दिखा पाएंगे? कितनी नैतिक हैं वो कि उन्होंने अपनी एक गलती को, कि उन्होंने एक मेल कर दिया, उस मेल को उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गई और गलती होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। सुलह ब्रेवरमैन के बारे में मैंने पीछे भी कहा था, वो भारतीय मूल के हैं। पिता मिस्टर फर्नांडिस जो कि गोवा से आते हैं, माता पिल्लई परिवार से चेन्नई से आती हैं, तमिलनाडु तमिल मूल की हैं। दोनों कहीं न कहीं घूम घाम कर ब्रिटेन पहुँचे। ब्रिटेन में उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सुलह ब्रेवरमैन पैदा हुई। सुलह ब्रेवरमैन बोरिस जॉनसन की सरकार के दौरान अटॉर्नी जनरल थी। अटॉर्नी जनरल रहते हुए उन्होंने खूब सारी उनकी सेवा करी। बोरिस जॉनसन की पहली पत्नी भारत से थी, इसलिए बोरिस जॉनसन भी भारत में खूब आए उस समय, और खूब भारत में, मुंबई में रहे, पंजाब में रहे। ऐसा कहते हैं कि भारत के बारे में बड़ा अच्छा से जानते थे। बोरिस जॉनसन की उस समय विदेश मंत्री आज की वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और भारत के साथ उनकी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ब्रेग्जिट से बाहर होने के बाद, यानी कि ब्रेग्जिट करने के बाद ब्रिटेन ने जब ये तय किया कि वो यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेगा और बाहर हुआ, तो वो एक आर्थिक संकट में आ गया, क्योंकि यूरोप से व्यापार कम हो गया और विश्व में आज यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपियन यूनियन पूरे विश्व से बात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन के पास क्या उपाय बचता है? ब्रिटेन के पास उपाय ये बचता है कि वो अमेरिका के नज़दीक जाए। उसके पास उपाय ये बचता है कि वो दूसरे मार्केट एक्सप्लोर करे जहां से उसका ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। मोदी सरकार के साथ उस समय बोरिस जॉनसन का ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। मतलब ट्रेड एग्रीमेंट से मतलब है उस पर वार्ता, नेगोशिएशन शुरू हुए। भारत सरकार ने अपनी कंडीशन रखी। भारत सरकार ने ये कहा कि भाई हमारे लोग जो सर्विस सेक्टर में वहाँ जाते हैं उनकी वीज़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। उनको वीज़ा की जगह वहाँ परमिट कर दीजिए, वीज़ा वहाँ भी जा सकता है, ऑन अराइवल वीज़ा वहाँ मिल जाए, ऐसा कुछ कर लीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर हमारे सर्विस सेक्टर को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी दीजिए। यानी कि भारत के डॉक्टर जाते हैं, भारत के इंजीनियर जाते हैं, और तमाम तरह के भारत के बुद्धिजीवी जाते हैं जो ब्रिटेन में काम करते हैं, वहाँ सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अब भारत तो जानता ही, नरेंद्र मोदी जी तो खासतौर से ये जान चुके हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स बनना लोग कम चाहते हैं, नौकरी ज़्यादा ढूंढते हैं। इसलिए पूरे आंदोलन भारत में जो भी चलते हैं वो सबसे पहले यही चलता है कि आप नौकरी नहीं दे रहे, यानी कि हमें नौकर क्यों नहीं बनाते। ये चल रहा है, ये माइंडसेट है भारत का, क्योंकि 1000 वर्ष की गुलामी अभी भी उतर नहीं पा रही है। मोदी सरकार लगातार पूरी शक्ति के साथ प्रयास कर रही है कि किसी तरह से भारत मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बन जाए, ट्रेड का गढ़ बन जाए, और भारत में एंटरप्रेन्योर्स बनना शुरू हो जाएं। भारत में किसी प्रकार से भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया शुरू हो पूरी शक्ति से। छोटे व्यापारी, छोटे मैन्युफैक्चरर से लेकर बड़ी मैन्युफैक्चरर तक, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद करने से लेकर, और छोटे मुद्रा योजना के द्वारा छोटी छोटी दुकान लगाकर काम करने वालों तक की भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ मदद कर रही है। एमएसएमई सेक्टर भी भारत में पूरी तरह मदद कर रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री भारत में आए, इन्वेस्टमेंट भारत में आए, इसकी भी चिंता हो रही। किसी प्रकार से मोदी जी ये चाहते हैं कि भारत के लोग पीछे से कुछ मदद मांगने के बजाय या दूसरों की नौकरी करने के बजाय अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लें, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में ढाल लें, और परिणाम इसके दूसरे होना शुरू हो जाएं। यानी कि भारत एक्सपोर्टर बन जाए। अभी भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इम्पोर्टर, और वो कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक की जो सरकार चली थी उसने तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल ही बंद कर दिया था। चाइना के ट्रेड पर चलने लगा, और वही 10 वर्ष ऐसे थे जिसमें चाइना ने वो ऊंचाइयां छुई कि चाइना
पूरे विश्व में छा गया। और भारत जो कि जिसकी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए थी, भारत पीछे चलता चला गया। क्यों? क्योंकि भारत का धन जाकर चाइना में शिफ्ट हो गया। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग करी, भारत में बेची, भारत की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रेड में आ गए और ट्रेड से वो धन कमाने लगे, लेकिन भारत का पैसा चाइना में जाकर शिफ्ट हो गया और चाइना रिच होता चला गया। ये बिथक कैसे, ये सिस्टम कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए मोदी जी बड़े प्रयास कर रहे हैं लगातार उन एफटीए कंट्रियों से जिनके साथ हमारा एफटीए है, चाहे वो सार्क के कंट्री हो, चाहे वो मिम्सटेक के कंट्री हो, चाहे वो आसियान के कंट्री हो, या फिर वो एससीओ के कंट्रीज हो। हम ये लगातार कह रहे हैं कि जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बेची जाएगी उसको हम स्वीकार नहीं करते। आपके कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आप ले आइए, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन चाइना से जो हमारी डील है वो डायरेक्ट चाइना से होनी चाहिए, थ्रू किसी कंट्री के नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि बांग्लादेश के थ्रू भी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ भारत में चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत में चूंकि चाइना का इंपोर्ट कम हुआ है और भारत ने गलवान के बाद चाइना के ऊपर बैन पर बैन लगाने शुरू कर दिए हैं, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना शुरू कर दिया, तो फिर ब्रिटेन के लोग भारत में ट्रेड देखने लगे, ब्रिटेन एक्सपोर्ट की तरह देखने लगा। ब्रिटेन जो है वो मेक इन इंडिया करने की सोचने लगा। अब मेक इन इंडिया करने की सोचने लगा तो फिर उसके अब इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। चाइना से इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता और यूरोपियन यूनियन से वो बाहर हो गया है। तो ब्रिटेन को लगा जो उसकी इकोनॉमी डूब रही है, जो बड़ी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कोरोना ने जो उसकी कमर तोड़ी है और भारत उसकी इकोनॉमी को क्रॉस करते हुए ऊपर बढ़ गया है, तो भारत के साथ ट्रेड करना आवश्यक है। भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाए, भारत में प्रोडक्शन किया जाए और भारत में ही बेचा जाए, जिसका कुछ मुनाफा ब्रिटेन में आ जाए, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी सुधर सकती है। क्योंकि भारत जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है, चाइना मार्केट है नहीं। चाइना मार्केट है लेकिन वो अपनी मार्केट खोलता नहीं। चाइना भारत में अपनी मार्केट देखता था। जो कांग्रेस सरकार ने उस समय उनको समझौते किए थे, भले ही वो सीपीसी और कांग्रेस का स्पेशल समझौता हुआ हो, पैसा देश में बचने की बजाय उसका पैसा भले ही कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के पास गया हो या जो भी ट्रेड ये एग्रीमेंट करने वाले थे उनकी जेब में किया होगा, हो सकता है इटली में जमा हुआ हो सकता है कहीं और जमा हुआ हो। लेकिन हम लगातार ये चाहते थे कि किसी तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो, कम से कम चाइना जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है, जो हमारे यहाँ बेचता है, वहाँ पैसा जाने बंद हो जाए और हमारे बायलैटरल लाभ हो। तो ब्रिटेन के साथ बोरिस जॉनसन सरकार के साथ भारत सरकार की बात हुई, मोदी जी से उनकी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से करने का फैसला किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से हो उससे पहले ही कोरोना की वजह से बोरिस जॉनसन, इकोनॉमी डाउन होने की वजह से, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, स्टर्लिंग पौंड का रेट बहुत तेज़ी से गिरने की वजह से, यानी कि स्टर्लिंग पौंड तो इतनी तेज़ी से गिरा कि उसको लगभग डॉलर क्वालिफाई करने पर है और भारत का रुपया भी स्टर्लिंग पौंड के मुकाबले बढ़ रहा है। केवल यूएस डॉलर भारत के मुकाबले महंगा हो रहा है, बाकी विश्व की सभी करेंसियों के साथ हम लड़ रहे हैं। ये अभी मैं तो ये लगातार इस पर रिसर्च करके मैंने स्टेटमेंट दिया ही है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी कल के दिन उन्होंने बोला कि भारत का रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। रुपया गिरना, डॉलर बढ़ना, अब लोगों ने उसको दूसरे तरह से लेना शुरू किया कि भाई रुपया गिर नहीं रहा है तो डॉलर बढ़ कैसे रहा है। हमने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर बढ़ रहा है मतलब वो पूरे विश्व की इकोनॉमी के मुकाबले बढ़ रहा है। उन्होंने अपने यहाँ जो इंटरेस्ट रेट का खेल खेला है, उस इंटरेस्ट रेट की वजह से वो अपने रुपए का अपने डॉलर की कीमत बढ़वा पाए हैं। लेकिन भारत बाकी विश्व की करेंसियों से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो ठीक ठाक चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन के साथ भारत का समझौता और एफटीए एग्रीमेंट, हम उनका कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है, खासतौर से वाइन और बियर का जो प्रोडक्शन होता है, इंपोर्टेड बियर भारत में बिकती है, वाइन बिकती है, उसके लिए हम अपनी मार्केट उनके लिए खोलेंगे। आज की तारीख में उनका कहना है कि भारत ने इतने सारे बैरियर्स लगा रखे हैं कि भारत में उनका प्रोडक्ट बिकना लगभग नामुमकिन है और भारत में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनसे चूंकि बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट भारत में नहीं जा पाता। ब्रिटेन बहुत कुछ पैदा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भारत में वो मेक इन इंडिया तो कर सकता है। अब मेक इन इंडिया करने के लिए उसने ये जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में भारत के साथ समझौता होना है।
समझौते में मैंने जैसे कहा कि भारत के लोग जो ब्रिटेन में जाना चाहते हैं उनके लिए वो वीज़ा की फैसिलिटी देंगे और उनको फ्री वीज़ा देंगे, और जो इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहता है हम उसको भारत में कुछ टैक्सेस कम करेंगे, और भारत में जो उनका प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के लिए भी हम कुछ बैरियर कम करेंगे। इस तरह हमारा बैलेंस इससे होगा कि सर्विस सेक्टर वहां जाएगा तो वहां जो कमाएगा उसका पैसा भारत में भेजेगा, जो टैक्स फ्री होगा, भारत की इकोनॉमी में विदेशी करेंसी आएगी। सोइला ब्रेवरमैन जो कि होम मिनिस्टर हो गई, उनका इस पर बयान आ गया, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई होगी और लिस सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था, चूंकि वही प्रस्ताव को वो पूरा करना चाहती थी जो बोरिस जॉनसन का था। अभी वो प्रस्ताव पूरा हो, वो एग्रीमेंट पूरा हो तो उसकी डेडलाइन दिवाली रखी गई थी कि दीपावली से पहले ये कर लेंगे, क्योंकि दीपावली में मार्केट होगी और मार्केट दीपावली से पहले अगर हो जाती है तो वहां का ये दीपावली का मार्केट वो एक्सप्लोर कर पाएंगी। लेकिन सोइला ब्रेवरमैन ने उससे पहले स्टेटमेंट दे दिया और जो खिचड़ी पक रही थी अंदर उससे वो नाखुश थी। भारत विरोधी मंत्री के रूप में वो सबसे बड़ी उभर कर आई। उनके दिमाग में शायद ये आ गया कि ऋषि सुनक भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आ गया और उन्होंने भरतवंशियों का ही वहां इंग्लैंड में विरोध कर दिया और कहा मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूं, इससे भारतीय लोग निरंकुश हो जाएंगे और भारतीय सब हमारे यहाँ का सिस्टम बिगाड़ देंगे। अब वो चूंकि उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन उनके पिता माँ ने कर लिया था, वो ईसाई हो गए थे, इसलिए वो अपने आप को हिंदू नहीं मानती, ऐसा कहा गया। हमारे अखबारों ने कहा कि वो हिंदू नहीं, वो ईसाइयत भी नहीं मानते, चूंकि हमने कहा, मेरा स्टेटमेंट उस समय आया था कि संप्रदाय परिवर्तन से निष्ठा परिवर्तन कैसे होता है, ये सोइला ब्रेवरमैन में आपको देखने को मिलेगा। तमिल परिवार, तमिल ब्राह्मण परिवार, सबसे बड़े परिवार का क्लेम करने के बावजूद वो जब ईसाई हो गई तो वो भारत विरोधी हो गई। तो हमारे अखबारों ने उस पर उसका जो कटाक्ष है, उसका जो काट है वो लिखा कि नहीं वो तो बौद्ध हैं और भगवान बुद्ध की वो प्रेरणा से ऐसा करना चाहती। जब बुद्ध कहते थे, ऐसा लिखा गया अखबारोर में कि बुद्ध कहते थे कि अगर ये खिचपिच में समझ में ना आए और ये लगे कि आपसे गलती हो गई तो इस्तीफा देना ज़्यादा अच्छा है, उस व्यापार से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। तो सोइला ब्रेवरमैन ने वैसा ही किया, बुद्ध के उपदेशों को माना। वो तो बुद्ध को मानती हैं, वो बुद्ध की फॉलोवर हैं। बुद्ध का फॉलोवर भारत का विरोध कर सकता है क्या? ये बड़ी बात है। बुद्ध का फॉलोवर कभी भारत का विरोध कर ही नहीं सकता। लेकिन सोइला ब्रेवरमैन ने खुद खुलकर भारत का विरोध किया और कहा कि भारत में वीजा पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। 20,000 से ज्यादा लोग भारत के ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म होने के बावजूद भी वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो ब्रिटेन में रहते हैं और ब्रिटेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रिटेन की पॉलिसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रिटेन के लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्लेम कर दिया। अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो इस समय परेशान है इकोनॉमी डाउन होने की वजह से, बजटीय सेशन वो लेकर आई थी। बजट के सेशन को लाने के लिए एक वित्त मंत्री उनको निपटाना पड़ा। मतलब अभी उनको 45 दिन 43 दिन सरकार में आए हुए हैं, तो 40-45 दिन में ही उनको एक वित्त मंत्री हटाना पड़ा। दूसरा वित्त मंत्री आया, उसने वित्त बजट ही काट दिया। और ऊपर से जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने दुनिया भर का भाषण दिया था और ये कहा था कि हम टैक्स कम करेंगे और ब्रिटेन में ये करेंगे, फैसिलिटी बढ़ाएंगे। अब टैक्स तो तब कम करेंगे जब सरकार का खर्चा चल जाएगा। सरकार इस समय, ब्रिटेन की सरकार इस समय बहुत बड़ी बुरी परिस्थितियों से गुजर रही है और जूझ रही है। तो उनको ये लगा कि जो बोरिस जॉनसन की डील है भारत के साथ, वो डील किसी तरह से पूरी अगर हो जाए तो फिर अच्छा कुछ हो जाएगा, ब्रिटेन को थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऊपर से सोइला ब्रेवरमैन कूद पड़ी। भारत सरकार इस समय पूरे चरम पर है। भारत सरकार सब जानती है दुनिया की कहानी। भारत का विदेश मंत्री इस समय पूरे विश्व का एक्सपर्ट है। भारत की वित्त मंत्री भी कुछ कम काम नहीं कर रही। ऐसी परिस्थिति में भारत ने भी अपनी तरफ से ढीला डालना शुरू कर दिया। जैसे ही सोइला ब्रेवरमैन का स्टेटमेंट आया, भारत ने ढीला डालना शुरू कर दिया। खासतौर से भारत ने कोशिश ये की कि किसी तरह से दिवाली निकल जाए। दिवाली निकलेगी तो आपके प्रोडक्ट भारत में नहीं आ पाएगा। हमारी जो जाने आने की पॉलिसी वीजा है वो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में सोइला ब्रेवरमैन का अड़ा होना और बाद में जब उनके ऊपर दबाव बना होगा तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भारत के साथ हम अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, भारत की तारीफों के पुल गाड़ दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर बैठी हुई है जो विश्व की सारी परिस्थितियों को जानती है। वो कहती है कि ना सर उठा के बात करेंगे ना सर झुका के बात करेंगे, हम आंख मिला के बात करेंगे। तो आंख दिखाना, आंख झुकाना दोनों हमको नहीं आते, हम तो आंख मिलाकर बात करेंगे। और अगर हम आंख मिलाकर बात करेंगे तो फिर हम बराबरी के दर्जे पर बात करेंगे।
जैसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे। अब सोहेला ब्रेबरमैन के स्टेटमेंट से हो सकता है कि वो दबाव बनाना चाहती हूं कि भारत किसी तरह से बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं उनके बाप दादों का ही भारत है और भारत में नरेंद्र मोदी इस समय भगवान कृष्ण की पॉलिसी पर, भगवान कृष्ण की नीतियों पर राज्य कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने, अगर उन्होंने 2 कदम बढ़ाए तो उन्होंने 1 कदम पीछे किया तो मोदी सरकार ने 2 कदम पीछे कर दिए। क्योंकि आप जानते ही हैं मलेशिया के साथ मोदी सरकार ने क्या किया, टर्की के साथ मोदी सरकार ने क्या किया, चाइना के साथ मोदी सरकार ने क्या किया। जिसने जिसने भारत का विरोध किया, जिसने जिसने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, यहां तक कि अमेरिका के एक मंत्री जी भारत में आए थे यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम पर, और उन्होंने कहा था कि बचाने के लिए तो हम ही आएंगे, चाइना जब आप पर हमला करेगा तो हम आएंगे। वो भी भारत ने उस समय नहीं माना था। जो बाइडेन को भी 2 टूक जवाब दिया था कि भारत की अपनी पॉलिसी है, स्वतंत्र पॉलिसी है, हमको दबाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, आपको पता, ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो बाइडेन सरकार ने जो फैसिलिटी पाकिस्तान को देने की घोषणा की थी, मोदी सरकार पीछे नहीं हटी, उनके किसी दबाव में नहीं आई। और उनके दबाव में ना आने का परिणाम ये निकला कि जो बाइडेन को, और परिणाम ये निकला कि उनको ये लगने लगा कि भारत कहीं ऐसा ना हो रशिया के पक्ष में चला जाए और भारत उनके पक्ष से हट जाए तो उनको और मुसीबत हो जाएगी। इसलिए जो बाइडेन को सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की बुराई करनी पड़ी, और संसार का सबसे बुरा देश पाकिस्तान है। जब आप सोच लीजिए कि अमेरिका से हम नहीं आंख झुकाई, रशिया से हमने आंख नहीं झुकाई, हमने मलेशिया से आंख नहीं झुकाई, चाइना से, टर्की से आंख नहीं झुकाई, तो फिर ये ब्रिटेन क्या लाया, शासन किया होगा हमारे ऊपर, वो बात ठीक है। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार ने, वो उनने 1 कदम पीछे हटाया तो हमने 2 कदम पीछे हटाए। नतीजा निकला कि डील खटमंडल में पड़ गई। अब दिवाली पर डील तो हो ही नहीं सकती थी। सोहेला ब्रेबरमैन के मामले में भारत सरकार चुपचाप बैठ गई और भारत ने बैकफुट पर, भारत खुद ही पीछे पैर हटा लिए कि नहीं करते तुम्हारे साथ एग्रीमेंट। तुम्हारे जैसे 1 लाख लोग पीछे पड़े हुए हैं, सैकड़ों कंट्री मांग रहे हैं कि हमें किसी तरह से मार्केट दिखा दो, और मार्केट तो हम दिखाने वाले नहीं है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर पड़े हुए हैं। हम अगर थोड़ी बहुत मार्केट दिखाएंगे भी तो जब तक म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होगा, मेरा बेनिफिट नहीं होगा, तब तक तो तुम्हें मार्केट खोलने वाले हम हैं ही नहीं। और मजे की बात यह है कि सर्विस सेक्टर आपके यहाँ है नहीं, आपको भारतीय सर्विस सेक्टर चाहिए। इसलिए आपको हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए ही हैं, आपकी मजबूरी है। तो फिर क्या करें, भारत सरकार पीछे हटी तो मजबूरी में तो इस सरकार को ये कहना पड़ा, ये उनसे इस्तीफा मांगना पड़ा। अब कहने के लिए तो इस्तीफा, हम सब जानते हैं कि भारत में भी इस्तीफे चलते हैं, तो क्या कह के चलते हैं किसी को। हालांकि उन्होंने वित्त मंत्री को, उनकी प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री को डिसमिस कर दिया था। अब वित्त मंत्री को डिसमिस कर दिया और सोहेला ब्रेबरमैन की भी डिसमिसल का नंबर आया तो वो इस्तीफा लेकर पहुंच गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सम्मानपूर्वक कम से कम जिंदा तो रहे, नहीं तो वित्त मंत्री की तरह उनका भी टांग खींचने वाली थी। इसलिए वो इस्तीफा देकर गए। अब इस्तीफे में कुछ तो लिखेंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे ऊपर दबाव था, ये तो कहेंगे नहीं भारत के ऊपर। उन्होंने कहा मैंने गलती की, वो स्वीकार की। जिस बिल की बात, जिस पॉलिसी की वो बात के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिया, वो पॉलिसी ज़्यादातर एमपीओ को मालूम थी। उस पॉलिसी पर डिस्कशन होना था, वो केवल प्रेस विज्ञप्ति पब्लिश होने के लिए जानी थी, यानी कि उस पर सब कुछ हो चुका था। वो अगर मार्केट में आ जाएगी, वो सार्वजनिक हो जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर भी ये कहा गया कि मैंने किसी एमपी को व्यक्तिगत रूप से अपने मेल से वो पॉलिसी शेयर कर दी, जो मेरी गलती थी, मुझे गलती का एहसास हुआ और वैसे ही मैं इस्तीफा देने चले। हकीकत ये है कि मोदी सरकार जब बैकफुट पर आपको ले आई, मोदी सरकार, आप 1 कदम आपने रोकने की कोशिश करी, भारत के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करी, भारत को प्रेशर में लेने की कोशिश करी, तो मोदी सरकार ने 2 डबल गुनी ताकत से आपको प्रेशर में लिया और नतीजा निकला कि सोहेला ब्रेबरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। और भारत के जो लोग कह रहे हैं कि वो बड़ी महान लेडी हैं, बड़ा ये बड़ा वो, अगर वो इतनी महान होती तो अपने ही प्रधानमंत्री की बनाई हुई पॉलिसी के विरुद्ध भारतीयों के खिलाफ ना जाती। इतनी ही महान होती तो सार्वजनिक भाषण में भारतीयों का विरोध ना करती। जिस समय कैबिनेट की बैठक बैठी होगी, इस पर निर्णय हुआ होगा, उस समय उनको इस पर ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए थे, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं लगाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, तो कहाँ की महानता, कौन सी महानता। और जो अपने बाप दादों का नहीं हुआ, जिसके बाप दादे माँ भारतीय मूल की है, बाप भारतीय मूल का है, कन्वर्जन करके जो ईसाई हो गए हों, जो अपने बाप के बाप दादों के नहीं हुए, वो कैसे किसी के हो सकते हैं और वो कैसे सात्विक हो सकते हैं।
उनके तो ब्लड में ही गड़बड़ी पैदा हो चुकी है, उनका ब्लड ही दूषित हो चुका है। और जिसका ब्लड दूषित हो चुका हो, जो अपने बाप दादों को भुला चुका हो, जो बाप दादों के वंशजों का विरोध करने लगा हो, उसका तो कैसे महानता भारत के लोग उसको बता सकते हैं और भारत की पॉलिटिक्स उसको कैसे महान बता सकती है, ये सोचने की बात है। लेकिन कम से कम भारत सरकार ने एक गृह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, इस बात के लिए हमें संतुष्टि है। और ये बात बिल्कुल तय है कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।